हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों को बाल विकास का रिवीजन क्लास कराने वाली हूं और इस रिवीजन क्लास में मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को कराने वाली हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनको एकदम रट लीजिएगा, अगर रटेंगे नहीं तो बहुत पछताएंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पेपर का टाइम बहुत ही कम बचा है। आपके 9 को पेपर हैं और आज 6 तारीख हो गई है, तो अगर 6 डेट हो गई है तो आप सोचिए अब आप फर्स्ट और सेकंड पेपर को एकदम रट डालिए, घोल कर पी जाइए, एकदम रट्टा मार लीजिए उसके महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्नों को, लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप संस्कृत, साइंस और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको छोड़कर आप बाल विकास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 50 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं इसमें। ये क्वेश्चन पेपर आपका 50 नंबर का होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो भी आपका 50 नंबर का होता है। तो अब इस पर ज़्यादा फोकस करिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। और अब 2 दिन, आपके जो 3 दिन बचे हैं, उन 3 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ बाल विकास ही पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं ये आपकी रिवीजन क्लास। तो पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न में कि स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि प्रेरणा, जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, रुचि, ठीक है, और शांतिपूर्ण वातावरण। ठीक है, स्मृति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेरणा, दूसरा होता है रुचि। अगर बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी विषय में रुचि नहीं लेगा तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। शांतिपूर्वक वातावरण भी होना चाहिए, शोर वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा शोर होगा तो भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए कि आप ऐसे पढ़िए, वैसे पढ़िए, और देखो राम आपसे बहुत अच्छे से पढ़ता है, आप ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं और उसको उसका एग्जाम्पल देकर उसको पढ़ाते हैं कि देखो राम तुमसे पढ़ने में बहुत अच्छा है और तुम भी राम से बहुत अच्छे हो, भी देखो जल्दी जल्दी तुम काम करना शुरू कर दोगे, तो बच्चा क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है और वो रुचि लेने लगता है और उसका पढ़ाई में मन लगता है। तो क्या क्या होते हैं स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। प्रेरणा, रुचि और शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। अगला है पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता है पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है और एक मानव यानी सामाजिक पर्यावरण होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है और दूसरा जो होता है वो होता है सामाजिक पर्यावरण। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि आपका हो गया, वातावरण पर आधारित हो गया। ठीक है, और सामाजिक पर्यावरण जिसे आप क्या कहते हैं, जैसे वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि आपका वातावरण भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो वंशानुक्रम है वो आपके सामाजिक वातावरण में आएगा। ठीक है, वंशाणु का प्रभाव अगर जो पड़ता है वो आपके सामाजिक वातावरण में या सामाजिक पर्यावरण में आता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है। तो ध्यान या अवधान एक ही चीज़ होती है, चाहे ध्यान पूछे चाहे अवधान पूछे, एक ही चीज़ होती है। तो ध्यान या अवधान क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ध्यान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो कई तरीके से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए 2015 में भी पूछा गया था और 2019 में भी पूछा गया है कि ध्यान से आप क्या समझते हैं। फिर पूछा गया था अवधान को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए, ये जो 2019 में पूछा गया है। तो ध्यान क्या होता है, ध्यान से आशय होता है या ध्यान से मतलब होता है, ध्यान मन की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन के अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर एकाग्र करता है। यानी कि उसके मन में जो बहुत सारे पदार्थ, उसके मन में जो बहुत सारी जो वो कई सारी चीज़ों को अपने मन में सोचता रहता है, वहाँ से उस मन को हटाकर वो क्या करता है, वो कई सारे पदार्थों से अपने मन को हटाकर क्या करता है, किसी एक पदार्थ पर अगर एकाग्र करता है या एक पदार्थ पर ही उसी पर क्या होता है, फोकस करता है। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं फोकस करता है या कॉन्सेंट्रेट होता है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ता है। जैसे क्या होता है, जैसे कि आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो क्या करते हैं, जब कोई भी टीचर आपको जिसमें आप जिस भी सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं, मान लो आपको हिंदी सब्जेक्ट बहुत पसंद है, अगर हिंदी का टीचर आपको कुछ भी हिंदी के बारे में पढ़ाता है तो आप क्या करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जिस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। यानी कि एक टीचर अच्छे से समझाता है तो आपका ध्यान इधर उधर ना जाकर आप सिर्फ टीचर पे के ही लेक्चर पर फोकस करते हैं। यानी कि तो इसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति अपने मन के जो बहुत सारे पदार्थ उसके मन में जो होते हैं, पदार्थ या कुछ भी बहुत सारी चीज़ों को सोचता है, उस चीज़ों को हटाकर अगर वो किसी एक ही पदार्थ पर या किसी एक ही सोच को वो कॉन्सेंट्रेट करता है, एक ही चीज़ पर, यानी एक ही बुक पर या एक ही
लेक्चर पर या किसी पर कॉन्सेंट्रेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब ही क्या होता है कि किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना। ध्यान रुचि पर आधारित होता है। ध्यान जब ही होगा जब आप किसी भी विषय में रुचि लेंगे, ठीक है। जैसे आपको मान लो आपको मैथ्स नहीं आता है और कितना भी अच्छा टीचर आपको आए पढ़ाए, कितने भी अच्छी तरीके से आपको लेक्चर दे, लेकिन आपको समझ में अगर नहीं आता है, क्यों? क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है। और वही अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट आपको फेवरेट है आपका, और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, तो आपका उस पर फोकस ज़्यादा होता है, उस पर आप रुचि यानी उस पर आपको इंटरेस्ट, रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट आप लेते हैं पढ़ने में। तो यही कहा गया है कि ध्यान जो है वो रुचि पर आधारित होता है। जब तक आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। जब किसी कार्य को ध्यान से किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। यानी जब आप किसी चीज़ में रुचि लेते हैं, किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है, तो उस काम को आप ध्यान से करते हैं और ध्यान से किया गया कार्य में ही आपका क्या होता है, परिणाम यानी रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। अगला है ध्यान के प्रकार बताइए। तो ध्यान दो प्रकार का होता है, एक ऐच्छिक होता है और एक अनैच्छिक होता है। तो ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान क्या होता है, चलिए देखते हैं। ऐच्छिक ध्यान जब हम अपने इच्छा अनुसार किसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे ऐच्छिक ध्यान कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब हम अपनी इच्छा अनुसार यानी जब हमारा मन होता है, हम अपने मन के अनुसार किसी पर भी अपना ध्यान जो होता है केंद्रित करते हैं, या किसी भी बुक में या किसी भी विषय में जब हम अपनी इच्छा के अनुसार उस पर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं या अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसे हम ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। यानी जिस काम को आप अपनी इच्छा अनुसार करते हैं उसे हम ऐच्छिक कहते हैं, ठीक है। और जिस काम को आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते हैं, किसी के कहने पर करते हैं, तो उसे हम अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐच्छिक क्या होता है और अनैच्छिक क्या होता है। ऐच्छिक का मतलब होता है जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार जिस भी काम को हम करते हैं वो ऐच्छिक कहलाता है। और जब बिना इच्छा के या किसी भी वस्तु पर आप ध्यान देते हैं, या बिना इच्छा के आप या किसी दूसरे के कहने पर आप किसी काम को करते हैं, तो वो अनैच्छिक ध्यान कहलाता है। तो ऐच्छिक ध्यान क्या होता है, जब हम अपनी इच्छा अनुसार किसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी अपने मन से जब हम किसी पर ध्यान अपना केंद्रित करते हैं, तो उसे ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। और अनैच्छिक ध्यान किसे कहते हैं, जब बिना इच्छा से किसी वस्तु पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, यानी किसी भी बिना इच्छा से मन से हम किसी भी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं बिना मन के, तो वो हमारा अनैच्छिक ध्यान कहलाता है, ठीक है। और अनैच्छिक ध्यान जो होता है अस्थायी होता है, और ऐच्छिक ध्यान जो आपका होता है स्थायी। यानी आप अपनी मर्जी से अगर किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो अपनी अनुसार, तो क्या होता है, वो आपको याद रहता है। और जब बिना मन के आप ऐसे ही किसी पर ध्यान दे देते हो, तो क्या होता है, वो चीज़ आपको याद नहीं रहती। इसलिए कहा गया है कि जो ऐच्छिक ध्यान होता है वो स्थायी होता है, और अनैच्छिक ध्यान आपका अस्थायी होता है। अगला है ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। तो ध्यान को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से? उत्तेजना की नवीनता, उत्तेजना की गति और रुचि। उत्तेजना की नवीनता का मतलब क्या है, जैसे कोई नई वस्तु है, नए खेल हैं, हमारा ध्यान आसानी से आकर्षित होता है। जब भी कोई नई वस्तु आप देखते हैं, जैसे आप मार्केट में गए, आपने कोई भी नया खिलौना देखा है, या छोटे बच्चे देखो जब भी कोई नया खिलौना देखते हैं तो उनका ध्यान उस पर बहुत आकर्षित होता है, वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनका ध्यान उस पर जाता है, बार बार उनका ध्यान उस पर जाता है, वो लेने की जिद करते हैं। आप भी जब कभी मार्केट जाते हैं तो आप किसी भी अच्छी चीज़ को देखते हैं या अच्छे कपड़े देखते हैं, तो आपका ध्यान उसी पर बार बार जाता है। एक बार क्या होता है, देखिए आप कहीं भी आप दुकान पर जाते हैं, मैं एक आम एग्जांपल दे रही हूँ, अपने टाइप का एग्जांपल, ऐसे ही मतलब एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे क्या होता है, आप जैसे मार्केट गए, आप कपड़े लेने के लिए मार्केट गए, तो आप क्या करते हैं, आप 3-4 दुकान पर जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी एक दुकान पर अगर आपको कोई भी वस्तु पसंद आ जाती है या कोई भी ड्रेस आपको पसंद आ जाती है, तो आप 5-6 दुकान और देख लेते हैं, लेकिन आपका ध्यान वहीं रहता है कि नहीं, हमें वही ड्रेस लेनी, वो ज़्यादा अच्छी थी। तो यही कहा गया है कि किसी नई वस्तु को देखते हैं या किसी नए खेल के द्वारा हमारा ध्यान आसानी से आकर्षित होता है। उत्तेजना की गति क्या होती है? उत्तेजना की गति का मतलब है गतिशील वस्तुओं पर ध्यान सरलता से जाता है, जैसे चलती ट्रेन। अब आप बैठे हैं, मान लो आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और कोई भी ट्रेन आ रही है, तो आप उसको ध्यान से देखने लगते हैं, ठीक है। तो चलती हुई वस्तु पर आपका ध्यान ज़्यादा आसानी से केंद्रित होता है। अगला है रुचि। हमारी जिन चीज़ों से रुचि होती है उस पर ध्यान ज़्यादा होता है, जैसे संगीतज्ञ का ध्यान अच्छे गाने पर, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हमारा, जैसे मान लो हमारी जिन चीज़ों में ज़्यादा रुचि, जिन चीज़ों में हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे आप डांस करने में बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या करते होंगे, मोबाइल उठाकर आप
जब भी पढ़ाई करते होंगे और आपको रेस्ट लेने का मन करता होगा तो आप उस रेस्ट में क्या करते होंगे, डांस प्लस वगैरह देखने लगते होंगे क्योंकि आपको डांस में ज़्यादा रुचि है, या आप कोई सॉन्ग सुनने लगते होंगे क्योंकि आपको सॉन्ग में ज़्यादा रुचि है। तो इसी तरीके से बताया गया कि एक संगीतज्ञ यानी कि एक जो सिंगर होता है उसका ध्यान अच्छे गाने पर केंद्रित होता है। तो ध्यान के लिए क्या क्या हमें चाहिए, उत्तेजना की नवीनता चाहिए, उत्तेजना की गति चाहिए और रुचि होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृति में अंतर लिखिए। तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति में क्या क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। अल्पकालिक स्मृति का मतलब होता है विषय अथवा वस्तु की संचय क्षमता कम होती है। अल्पकालिक स्मृति का मतलब होता है इसमें विषय और किसी वस्तु की जो संचय क्षमता होती है वो कम होती है। आप ऐसे ही समझ लीजिए, अल्प मतलब कम और दीर्घ मतलब ज़्यादा, ठीक है, अल्प विराम पढ़ते हैं, ठीक है, और और कहते हैं दीर्घ मतलब ज़्यादा होता है। विषय अथवा वस्तु की संचय क्षमता इसमें अधिक होती है। उत्तेजना को व्यक्ति शीघ्र भूल जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, उत्तेजना को व्यक्ति अधिक समय तक याद रखता है। तो अल्प मतलब कम होता है, तो जहाँ पर किसी चीज़ की कमी या कम चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया जाए वहाँ पे अल्पकालिक स्मृति होगी, जैसे विषय या वस्तु की संचय क्षमता कम होगी। उत्तेजनाओं को व्यक्ति शीघ्र भूल जाता है, लेकिन दीर्घकालिक में क्या है, ज़्यादा दिनों तक याद रखता है और विषय वस्तु की संचय क्षमता अधिक होती है। तो अगला है आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, देखिए खूब जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर लीजिए। जितना आप रिवाइज़ कर लेंगे, जितना भी आप रिवीजन कर लेंगे वो उतना ही बेटर होगा। आप कोई नई चीज़ मत पढ़िए, मैंने कल भी आपसे कहा था और आज भी मैं आपसे कह रही हूँ, किसी भी नई चीज़ को आप मत पढ़िए, क्योंकि अब आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लीजिए। आप उसको जितना रिवीजन कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। आप नई चीज़ पढ़ेंगे तो पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे, और नई जो आप पढ़ रहे होंगे वो टेंशन में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे आपका पेपर आ रहा है वैसे वैसे आप टेंशनाइट भी हो गए हैं कि कैसा पेपर होगा क्या नहीं होगा। तो पेपर बहुत अच्छे से, जैसे आप हमेशा देते हैं बोर्ड का पेपर, वैसे ही आपको देना होता है। और डीएलएड का पेपर एकदम ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं देख सकते। एक सीट पे 2 लोग बैठते हैं, आराम से आप पूछ भी सकते हैं। अगर आपका जो पार्टनर है, अगर जो आपके सीट पर जो बैठा होता है, अगर वो ढंग का है तो आपका पेपर और भी आसानी से अच्छा हो जाता है। मान लो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उससे पूछ सकते हैं, वो आपके लक पे डिपेंड करता है। बाकी तो इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप आराम से इसमें पेपर दीजिए। इतना बहुत ज़्यादा, इतना तो बोर्ड में जितना होता है कुछ भी नहीं इसमें होता है, समझ लीजिए। आप आराम से पूछ भी सकते हैं, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बहुत अच्छे से पेपर होता है। वो सेंटर पर डिपेंड करता है कि आपका सेंटर अच्छी जगह जाए, टीचर अच्छे हों, जो आपके ड्यूटी कर रहे होते हैं टीचर, वो टीचर अच्छे हों, तो आपका पेपर अच्छा हो जाता है। वैसे तो आप खुद पे डिपेंड होकर जाइए, किसी पे डिपेंड होकर मत जाइएगा। हो सकता है जो आपको नहीं आए वो उसको भी ना आए, इसलिए हमेशा अपने ऊपर डिपेंड होकर जाना चाहिए, किसी के सहारे पे मत जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास से आप क्या समझते हैं? तो बाल विकास 2 शब्दों के योग से बना है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल एवं विकास, ठीक है। बाल का अर्थ क्या होता है? बाल्यावस्था से लिया जाता है, और बाल्यावस्था 12 वर्ष तक के बच्चों की दूसरी अवस्था है, किंतु बाल विकास से आशय गर्भावस्था से लेकर युवावस्था के बालकों के विकास से है। तो ये तो आपकी बुक की डेफिनेशन हो गई कि बाल विकास क्या होता है, ठीक है। तो बाल विकास होता क्या है ये मैं आपको अपनी तरीके से बताती हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। और मैंने एक एक बाल विकास की जो मैंने अपनी क्लास कराई थी उसमें बहुत अच्छे से बाल विकास के बारे में बताया था कि बाल विकास क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा जाके, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत ईजी डिफिनीशन बताई है। बाकी आपकी मर्ज़ी है आप कैसे पढ़ना चाहते हैं कैसे नहीं, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी डिफिनीशन बताई है। अगर आप वहाँ से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो देखिए बाल विकास होता क्या है। बाल विकास जो है एक क्या होता है, ये भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है, या आप ये भी कह सकते हैं कि बाल विकास जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर, या हम ये भी कह सकते हैं शैशवावस्था से लेकर, ये क्या है, ये शैशवावस्था सॉरी, या हम गर्भावस्था भी कह सकते हैं, ये गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के बालकों के विकास को हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। किसे कहते हैं? शैशवावस्था से लेकर युवावस्था के बालकों के विकास को हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। तो मेन डिफिनीशन आपकी यही है कि बाल विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विकास, यानी बालक का विकास, ठीक है। बाल विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है, बालक प्लस विकास, जिसे हम कहते हैं अर्थ है बालक का विकास। और ये बाल विकास जो है यही आपकी मेन डिफिनीशन यहाँ तक है कि बाल विकास का आशय गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के बालकों के विकास से है। किससे है? बाल विकास का आशय गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के बालकों के विकास का अध्ययन करना होता है।
बाल विकास का अर्थ क्या होता है? देखिए, विकास का अर्थ क्या होता है? विकास क्या होता है? विकास का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई प्राणी है, ठीक है, किसी प्राणी में किसी नई आकृति, क्षमता, आदत या विशेषता या जन्म लेना है जो इसमें पहले से मौजूद नहीं थी, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति में या किसी भी प्राणी में किसी नई आकृति का आना, किसी नई क्षमता का, किसी नई आदत का, किसी नई विशेषता का जन्म लेना जो पहले से उसमें नहीं मौजूद होती, उसे ही हम विकास कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इसमें क्या है? विकास का अर्थ है ऐसी प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था होता है। यानी गर्भावस्था यानी गर्भ, जब एक माँ गर्भ गर्भ होती है, उससे होता है, यह जीवन प्रयत्न किसी न किसी रूप में चलता रहता है। विकास प्राणी में पाई जाने वाली उस संभाविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्राणी गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक अपने क्रमिक शारीरिक मानसिक परिवर्तनों से गुजरता है, ठीक है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर युवावस्था के मानव व्यवहार अर्थात शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन जो व्यक्तिगत होते हैं उनका स्वरूप, समय तथा कारणों एवं उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो ये तो एकदम बकवास हो गया। ऐसे अगर आप याद करे होंगे, अगर अगर आपको याद हो गया होगा तो आप बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं हुआ है तो मैंने जो बाल विकास की जो क्लासेस दी हैं उसमें बहुत आसान, बहुत इजी तरीके से बताया है कि बाल विकास किसे कहते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिएगा कि बाल विकास किसे कहते हैं। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको उसमें पढ़ाया है। ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है कि बाल विकास किसे कहते हैं। तो अगर आपको ऐसे याद हो गया तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अवधान या ध्यान की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो अवधान या विधान की 4 विशेषता क्या होती हैं? अवधान की प्रमुख 4 विशेषताएं होती हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही है कि अवधान या ध्यान, जिसे हम ध्यान बोलते हैं वही अवधान होता है। तो अवधान या ध्यान रुचि पर आधारित होता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट है, अवधान एवं रुचि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मतलब कि अगर आप का ध्यान वहीं जाएगा जहाँ पर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, जहाँ पर आपको रुचि होगी, और जहाँ पर आपको रुचि होगी वहीं पे आपका ध्यान जाएगा। यानी एक दूसरे के दोनों पहलू होते हैं। थर्ड है, ध्यान या अवधान ऐच्छिक तथा अनैच्छिक दोनों हो सकता है। यानी कि कुछ आप अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब आप अपने मन के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार किसी चीज़ पर ध्यान देते हो, या आप अपनी इच्छा के अनुसार या बिना इच्छा के अनुसार किसी चीज़ पर ध्यान देते हो, तो उसे हम अनैच्छिक कहते हैं। तो अवधान ऐच्छिक तथा अनैच्छिक दोनों हो सकता है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। यहाँ पे गुणा दिया गया है। तो व्यक्ति का विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है, ठीक है। अगला है, अवधान या ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ठीक है, ये सभी विकास करते हैं, ठीक है। कौन कौन से विकास करते हैं? मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास सभी आपके ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं? अवधान या ध्यान ये सभी विकास करते हैं। तो क्या है, अवधान या ध्यान की किन्हीं 4 विशेषताएं क्या हैं? अवधान रुचि पर आधारित होता है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा तभी आपका ध्यान वहीं पे जाएगा। ध्यान एवं रुचि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अवधान या ध्यान ऐच्छिक तथा अनैच्छिक दोनों हो सकता है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। अवधान या ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। अगला है, कुसमायोजन से आप क्या समझते हैं? तो कुसमायोजन का मतलब क्या होता है? कुसमायोजन का तात्पर्य होता है समायोजन में असंतुलन आ जाना, ठीक है। कु मतलब होता है बुरा व्यवहार या बुरा व्यवहार या असंतुलित व्यवहार, ठीक है। तो कुसमायोजन का मतलब होता है समायोजन में असंतुलन आ जाना। क्या कहलाता है? कुसमायोजन कहलाता है। गेट्स के अनुसार कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। कुसमायोजन से संबंधित व्यक्ति कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है। जो अपने काम को अपने परिवेश में अनुकूल नहीं बना पाता है, ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है तथा समाज में कटा रहता है। यानी कि कुसमायोजन का मतलब होता है कि कुसमायोजन से संबंधित व्यक्ति कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। जो अपने काम को अपने परिवेश के अनुकूल नहीं बना पाता, यानी कि हमारे परिवार किस तरीके से रहना चाहता है, कैसे नहीं रहता, अपने परिवेश के अनुकूल अगर आप किसी काम को नहीं करते हैं, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो अपने क्या होता है, सिलेबस के बेस पर अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से बताया गया है कि जो अपने काम को अपने परिवेश के अनुकूल नहीं बना पाते हैं, ऐसे व्यक्ति दुखी रहते हैं और समाज से कटे रहते हैं। अगला है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं से आपका क्या तात्पर्य है, इससे क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रट्टा मार लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 बार कह रहे एकदम रट्टा मार लीजिएगा।
तो व्यक्तित्व विभिन्नता, ठीक है, बीटीसी 2015 में आया था, फिर 16 में आया था, फिर बीटीसी डीएलएड कहलाया गया, तो डीएलएड 2019 में आया था। हो सकता है ये आप में भी आ जाए, तो इसलिए ध्यान से दीजिएगा कि व्यक्ति विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता से क्या तात्पर्य है, या व्यक्ति विभिन्नता का क्या अर्थ है। किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, उसका महत्व पूछ सकता है, उसके प्रकार पूछ सकता है। तो एकदम ध्यान से व्यक्ति विभिन्नता के बारे में पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, एकदम इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो व्यक्ति विभिन्नता क्या होता है, एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ देखा जाता है कि दो व्यक्ति एक जैसी कोई समानता रखते हुए भी उनके व्यवहार का रहन सहन में काफ़ी विभिन्नताएं होती हैं, इसी विभिन्नता को हम व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। तो समझ में आया। इसका मतलब यह है कि दो व्यक्ति एक जैसी कोई समानता रखते हुए भी, यानी कि आपने दो जुड़वा बच्चे देखे होंगे, सारे उनका फेस भी कटिंग भी वैसा होता है, और मतलब पूरे वो क्या होता है, टू कॉपी दिखते हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई भी समानता अलग अलग ना हो, ठीक है। हर कोई ऐसा व्यक्ति है, हर दुनिया का हर एक व्यक्ति, चाहे अब जुड़वा बच्चे की ही बात करते हैं, तो अगर जुड़वा बच्चे, उनका क्या होता है, उनकी हाइट समान होती है, उनका फेस कटिंग समान होती है, यानी पूरे जुड़वा बच्चे आपने देखा होगा कि सब कुछ समान होते हुए भी उनके अंदर कोई ना कोई भिन्नता पाई जाती। हो सकता है कि एक बच्चा तेज हो पढ़ने में और दूसरा कमज़ोर हो पढ़ने में, ऐसा भी हो सकता है। व्यक्ति विभिन्नता का अध्ययन अगर पूछा जाए तो व्यक्ति विभिन्नता के अध्ययन का जनक फ्रांसिस गाल्टन थे। फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्ति विभिन्नता पर अध्ययन किया था, इसलिए इनको व्यक्ति विभिन्नता का जनक भी कहते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपके अगर ऑप्शन में आए तो आप फट से उसको टिक कर दें, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपका यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो व्यक्ति विभिन्नता का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनको इसीलिए एक व्यक्ति विभिन्नता का जनक कहते हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि अगर समान ये जुड़वा बालक भी हैं, ठीक है, इन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर कोई एक समान जुड़वा बालक भी है, यानी कि एक शक्ल के, एक हाइट के अगर जुड़वा बालक भी हैं, तो भी काफ़ी समानताएं होते हुए भी कुछ ना कुछ शारीरिक या फिर मानसिक या अंतर जरूर पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसे ही हम व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं, यानी कि कहा गया है कि दो व्यक्ति एक जैसी कोई समानता रखते हुए भी उनके व्यवहार तथा रहन सहन में काफ़ी विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। किसी का या तो शारीरिक कुछ भी शरीर में कुछ भी हो सकता है, एक की हाइट बढ़ जाए, एक की हाइट नहीं बढ़ सके, ना बढ़ पाए, या उसके काम करने का तरीका अलग होगा, एक के काम करने का तरीका अलग होगा, एक के काम करने का तरीका अलग होगा, या हो सकता है दोनों के इंटरेस्ट या रुचि में अलग अलग परिवर्तन हो, या हो सकता है किसी को जल्दी याद होता हो, किसी को कम याद होता, पढ़ाई में कुछ अच्छा हो, कोई कमज़ोर हो। तो एक समान जुड़वा बालक होते हुए भी अगर उसमें कोई ना कोई विभिन्नता जरूर पाई जाती है, यानी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके अंदर व्यक्तित्व विभिन्नता, यानी कि उसके अंदर कोई विभिन्नता ना पाई जाई हो, ठीक है। हर दुनिया के हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई भिन्नता अलग होती है, ठीक है। हर किसी के रहने का तरीका, हर किसी के पढ़ने का तरीका, हर किसी के याद करने का तरीका, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है, भले ही वो जुड़वा बालक क्यों ना हो। तो यही कहा गया है कि व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ देखा जाता है कि दो व्यक्ति एक जैसी कोई समानता रखते हुए भी उनके व्यवहार तथा रहन सहन में काफ़ी विभिन्नताएं होती हैं, इसी विभिन्नता को व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। और एक इसके जनक कौन थे? इसके जनक फ्रांसिस गाल्टन थे, जिन्होंने व्यक्तित्व विभिन्नता पर अध्ययन किया था, और उन्होंने एक जुड़वा बालक पर ही अध्ययन किया था। व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से पाए जाने वाला भेद ही व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाता है। क्या कहलाता है? दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से पाया जाने वाला भेद या परिवर्तन ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाता है। स्किनर ने कहा है कि स्किनर के अनुसार ये कहा गया है कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पक्ष व्यक्ति विभिन्नता का अंश है। फिर व्यक्ति विभिन्नता के क्या क्या महत्व होते हैं, अगर आपसे पूछता है तो आप क्या लिखेंगे? व्यक्ति विभिन्नता को आधार मानकर हम वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी उनको आधार मानकर हम उसको अलग अलग विभाजित कर सकते हैं, अर्थात उनका अंतर स्पष्ट करते हैं। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के माध्यम से हम यह ज्ञान कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के सीखने या काम करने की योग्यता कितनी तथा कैसी है। यानी आपके मान लो आपके क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों के रहन सहन, उनके खाने पीने की, उनके रहन सहन की और उनके पढ़ने की जो उनके पढ़ने का, उनके रहन सहन का जो जो तरीका होता है, वो 30 का अलग अलग होता है। ये आपने नोटिस किया होगा। कुछ बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड से लिखते हैं,
कुछ बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ देर से याद कर लेते हैं, कुछ थोड़ा धीमे से बहुत देर में याद कर पाते हैं, कुछ बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने क्लास में ही कई सारे बच्चों को चेक किया होगा, कोई भी बच्चा एक समान नहीं होता है। किसी न किसी में वो कोई बच्चा खेल में अच्छा होता है, तो कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, तो कोई संगीत में अच्छा होता है, तो कोई डांस में अच्छा होता है। तो वही कहा गया कि दुनिया के हर एक बच्चे में कोई ना कोई विभिन्नता पाई जाती है। तो अब आपको व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हैं, उनसे कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक अंतर जरूर पाए जाते हैं। इसे हम व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका महत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और व्यक्ति विभिन्नता एकदम छोड़ना नहीं है, रट्टा मार लेना है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप जरूर लिख लेंगे, बिना पढ़े भी आप लिख सकते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता के कौन कौन से प्रकार होते हैं? बुद्धि में विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता। बुद्धि में विभिन्नता, बहुत बहुत से बच्चे कमज़ोर होते हैं, बहुत से मीडियम होते हैं, बहुत से बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में। ठीक है, क्या होते हैं कुछ क्या होता है, एक ही कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों के कुछ सामान्य बुद्धि के, कुछ श्रेष्ठ बुद्धि के, कुछ अति श्रेष्ठ, कुछ मंद बुद्धि वाले भी होते हैं। इस प्रकार हम विद्यालय में विभिन्नता देख सकते हैं। यानी कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, कुछ थोड़े से तेज होते हैं, कुछ बीच मीडियम के साइज़ के होते हैं, कुछ अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत देर में सीख पाते हैं। तो बुद्धि के द्वारा भी हम व्यक्ति विभिन्नता को देख सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के रहन सहन, उनके पढ़ने का तरीका, उनके हर चीज़ का जो रहन सहन, हर तरीका जो होगा वो अलग अलग होता है। शारीरिक विभिन्नताएं, जैसे विभिन्नताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। शरीर की सुंदर सुडौल रचना तथा स्वास्थ्य से व्यक्तित्व प्रभावशील हो जाता है। कुछ बच्चे मोटे होते हैं तो कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं और कुछ मोटे होते हैं। अपनी क्लास में एक जैसे बच्चे नहीं देखे होंगे। सभी को जब आप लाइन से खड़ा करते हैं, मान लो आप कहते हैं हाइट के अकॉर्डिंग सभी बच्चे खड़े हो जाएं तो खड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ लंबे, उससे लंबे, उससे लंबे, उससे लंबे, इस तरीके से होते हैं। कुछ का फेस कटिंग बहुत अच्छा होता है, कुछ बहुत काले होते हैं, कुछ बहुत गोरे होते हैं, कुछ बहुत सांवले होते हैं। क्योंकि हर ना कुछ उनके अंदर बदलाव होता है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता को हम दो तरीके से देख सकते हैं, बुद्धि में विभिन्नता और शारीरिक विभिन्नता। अगला है रुचि। क्या है रुचि, कितने प्रकार की होती है? तो रुचि को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इंटरेस्ट? रुचि का अर्थ प्रेरक शक्ति से है। किसी भी वस्तु और की ओर ध्यान देने के लिए हमें हमारी रुचि का होना आवश्यक है। यानी किसी भी वस्तु पर ध्यान हमारा जब भी पड़ेगा जब हमें उस वस्तु पर बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत ही अच्छा लगेगी, अच्छी लगती होगी वो वस्तु। ठीक है, जब किसी कार्य में हमारी रुचि होती है तथा वह कार्य अच्छा होता है। ठीक है, मान लो आप घर में ही हैं, अगर आपके घर में कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो अगर आपको रुचि होती है कि मान लो होली का फेस्टिवल है तो आप गुजिया बनाते हो, बहुत रुचि होती है, आपको बहुत इंटरेस्ट होता है गुजिया बनाने में, तो आप खूब सारी गुजिया मिलकर बनाते हो। या सफाई करने में आपको रुचि मिलती है, कुछ बच्चों को सफाई करना अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ बच्चों को पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है। यानी जिस चीज़ में आपको रुचि होती है आपको वही चीज़ पर ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि रुचि क्या होता है। तो रुचि का अर्थ प्रेरक शक्ति से है। किसी भी वस्तु की ओर ध्यान देने के लिए हमें उसमें हमारी रुचि का होना आवश्यक है। जब किसी कार्य में हमारी रुचि होती है तथा वह कार्य अच्छा होता है। नेक्स्ट है क्रो के अनुसार रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु व क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। अगला है रुचि के प्रकार। तो रुचि दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात होती है और एक अर्जित रुचि होती है। जन्मजात यानी जो आपके जन्म से पाई जाती है, और एक होती है जिसे आपके जन्म के बाद जिसे आप अर्जित करते हो। ठीक है, तो क्या होता है, जन्मजात रुचि व्यक्ति में जन्म से पाई जाती है। जैसे खाने पीने में रुचि, संग्रह में रुचि। खाने पीने में रुचि ये आपके जो है जन्म से ही पाई जाती है। संग्रह में, इकट्ठा करने में रुचि आपके जन्म से ही पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये संग्रह करने की जो रुचि होती है, यानी इकट्ठा करने वाली रुचि, ये हर एक बालक में पाई जाती है। ये 5 से 6 वर्ष के बालकों को आपने देखा होगा कि क्या होते हैं कि मान लो सलमान खान उनको पसंद है तो सलमान खान के फ़ोटो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। बालिकाएं जो होती है, गुड्डे गुड़ियों की, क्या करते हैं, उनके कपड़े इकट्ठा करना शुरू करती है। ये हर एक लड़कियों में होती है संग्रह करने की जो रुचि होती है। ठीक है, और खाने पीने की रुचि, ठीक है, वो माना कि अलग अलग होती है लेकिन जन्मजात होती है। अर्जित रुचि, यह रुचि व्यक्ति में उत्पन्न होती है, यानी कि जन्म के बाद होती है। जैसे कि गाने या अभिनय करने में रुचि, ठीक है, वो आपके जन्म के बाद से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो रुचि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जैसे कि परिवार की आर्थिक दशा, आप जिस परिवार में रहते हैं उसकी आर्थिक दशा के अकॉर्डिंग आपके अंदर रुचि होती है। अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, ध्यान केंद्रित ना होना, विद्यालय का कठोर वातावरण। ठीक है, तो इस तरीके से रुचि के ये प्रभावित करने वाले कारक हैं।
अगला है जीन पियाजे तथा ब्रूनर ने बौद्धिक क्षमता को कितने भागों में विभाजित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे और जेनोम ब्रूनर ने क्या किया है। हम बता रहे हैं जीन पियाजे ने 4 भागों में विभाजित किया है बौद्धिक क्षमता को। कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में जीन पियाजे ने विभाजित किया है। ठीक है, कैसे विभाजित किया है चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जीन पियाजे ने 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, या हम इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम 3 नाम से जानते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था और इंद्रिय जनित अवस्था। ठीक है, और ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस पर भी हम स्टार लगा रहे हैं क्योंकि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये स्टार मैंने लगा दिया है। जेनोम ब्रूनर और जीन पियाजे दोनों पूछा जाता है। ये आपके बहुविकल्पी में बहुत पूछे जाते हैं कि जीन पियाजे और जेनोम ब्रूनर के बौद्धिक क्षमता को कितने भागों में बांटा गया है। कभी जीन पियाजे का पूछ लिया तो कभी जेनोम ब्रूनर का पूछ लिया। अगर आपने मेरी अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी की वीडियो बाल विकास की नहीं देखी है तो जाकर तुरंत देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें भी पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आप सिर्फ अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्नों को अगर आप मेरे पढ़ लेंगे तो आपको लघु भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतनी अच्छी वीडियो मैंने बनाई, फिर भी आप कह रहे हो मैम लघुत्तरीय प्रश्नों को बनाओ, फिर इसलिए मैंने बनाया ताकि आप इसको भी पढ़ लें। लेकिन वहाँ पर भी मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बार बार वही क्वेश्चन आए तो इतनी बार मैंने उनको पढ़ाया वहाँ पर कि आपको एकदम रट जाएगा। अगर आपने मेरी बाल विकास के अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्नों को नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देखिए, जाकर वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए जीन पियाजे एवं बौद्धिक क्षमता। ठीक है, जीन पियाजे ने बौद्धिक क्षमता को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या होता है? दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या क्या बताया? इन्होंने इसमें बताया कि जो इंद्रिय गामक अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था का वर्ष क्या होता है? 0 से 2 वर्ष होता है, यानी जन्म से 2 वर्ष का बच्चा होता है। इसमें क्या होता है? ये परावर्ती क्रिया होती है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व होता है, बच्चे चूसना और निगलना जानते हैं इसमें। ठीक है, अनुकरण यानी क्या करते हैं? नकल कर करके सीखते हैं। ठीक है, अपनी माता पिता को देख कर नकल कर करके सीखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है। और क्या होता है? क्रियाओं द्वारा प्रकटीकरण होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। मूल प्रत्यात्मक अवस्था ये सब, जैसे बच्चे इसमें क्या करते हैं? पैर पटकना, रोना, मुस्कुराना। ठीक है, और क्या करते हैं? वस्तु स्थायित्व। या वस्तु स्थायित्व का मतलब किसी वस्तु को देखकर, जैसे आपने देखा होगा जो जन्म से 2 वर्ष का बच्चा होता है वो अगर आप उसको बेड पे लिटाल देते तो वो पंखे को देखता ही रहता है। ठीक है, तो ये होता है वस्तु स्थायित्व। चूसना, निगलना, ये सब इनके अंदर आदतें होती हैं। पैर पटकना, रोना, मुस्कुराना। ठीक है, ये सब इनके अंदर आदतें होती हैं। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें इंद्रिय जनित जो कामक अवस्था है इसमें क्या होता है कि इंद्रिय आधारित अधिगम इनके अंदर होता है। इसमें क्या होता है? ये क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, जैसे मान लो गेंद गिर गया है, गेंद को उठाना चाहते हैं तो इनको इतना नहीं पता होता कि ये हाथ से भी गेंद को उठा सकते हैं। ये पूरे अपने शरीर को लगा देते हैं गेंद उठाने में। ठीक है, तो क्या होता है? अब क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसको हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी होती है ये 2 से 7 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष तक होती है, यानी 2 से 7 वर्ष के बच्चों में ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, और इसको जीन पियाजे ने 2 भागों में विभाजित किया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। एक को इन्होंने पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था बताया है। क्या बताया है? पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था बताया है, संप्रत्यात्मक अवस्था। और दूसरी वाली को इन्होंने बताया है अंतःदर्शी अवस्था। क्या बताया है? अंतःदर्शी अवस्था। ठीक है, दूसरी वाली को इन्होंने बताया है अंतःदर्शी अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो इन्होंने जो बताया उसमें वो 2 से 4 वर्ष के बालकों के लिए बताया है, और अंतःदर्शी अवस्था इन्होंने 4 से 7 वर्ष के बालकों के लिए बताया है। तो पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था इसमें बताया कि जीन पियाजे ने क्या बताया? इसमें बताया कि बालक में क्या होता है? सूचकता का गुण विकसित हो जाता है। इसमें सूचकता का मतलब इसके अंतर्गत ये आता है कि जैसे कि कोई चिन्ह हो या संकेत, जैसे साइन या सिंबल का इनके अंदर ज्ञान विकसित हो जाता है। ठीक है, चिन्ह जैसे कि इन्होंने क्या पढ़ा? ऐसे ऐसे इन्होंने चिन्ह बनाना सीख लिया। ठीक है, इन्होंने ए पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले लाइन खींचना सिखाते हैं, फिर ए का ये जैसे ही ये अक्षर देखते हैं तो इनको पता चल जाता है ये ए है। फिर जब टीचर ये लिखते हैं तो कहते हैं ये बी है। ठीक है, इस तरीके से इनके अंदर चिन्ह और संकेत का ये ज्ञान सीखना सीख जाते हैं।
प्लस माइनस ये सब ज्ञान सीख जाते हैं। और क्या होता है, अंतर्दर्शी अवस्था जो 4 से 7 वर्ष होती है, ये क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, जैसे जीववाद में क्या होता है, ये दुनिया के जितने भी खिलौने, खेल खिलौने होते हैं सबको जीवित समझते हैं। यानी कि क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कहते हैं कि जो खेल खिलौने होते हैं उनको क्या करते हैं, मान लो एक हाथी होता है, उसको हाथी लेकर पापा को डराते हैं कि देखो पापा ये हाथी आपको काट लेगा, इस तरीके से इनके अंदर ये होता है। इनके अंदर संरक्षण का अभाव होता है, ये अहम केंद्रित होते हैं, ठीक है। ये दूसरों के विचार या किसी भी दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते। दूसरा रो रहा है, हंस रहा है, बस इनको ये पता है कि ये हंस रहे रो रहे हैं, इनको ये नहीं पता ये क्यों हंस रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, नहीं समझ पाते हैं। गिनती है, वर्णमाला है, क्रम की शुरुआती समझ इनके अंदर होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें इनके अंदर पाई जाती है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसे हम ठोस परिचालन अवस्था भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बालक जो होता है ये तार्किक चिंतन की इसके अंदर शुरुआत होने लगती है। ये लंबाई, भार, तौल की शुरुआत इनके अंदर हो जाती है, ठीक है। और ये वर्गीकरण, यानी कि अब इनको पता चल जाता है कि ये लड़का है लड़की, तो वो लड़कों के साइड बैठते हैं और लड़कियां लड़कियों के साइड बैठना शुरू कर देती हैं, ठीक है। इनके अंदर लंबाई, भार, तौल इन सब का ज्ञान विकसित हो जाता है, ठीक है। तो ये सब इनके अंदर होती है। अगला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी होती है ये 11 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। इनको अब अमूर्त चिंतन के बारे में पता हो जाता है। अब सारी चिंतन, तार्किक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन, इन सभी के बारे में इनको पता चल जाता है। अगला है कि ब्रूनर एवं बौद्धिक क्षमता। ब्रूनर के बौद्धिक क्षमता, इन्होंने 3 बौद्धिक क्षमता को बताया, एक संक्रियात्मक चरण, दूसरा प्रतिबिंबात्मक चरण। संक्रियात्मक चरण जिसे हम क्रियात्मक चरण भी कहते हैं, प्रतिबिंबात्मक चरण और संवेगात्मक अवस्था। तो संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 0 से 1 वर्ष होती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जल्दी से बता देते हैं। ये 0 से 1 वर्ष के बालकों में होती है, यानी जन्म से 1 वर्ष के बालकों में होती है। दूसरी अवस्था जो होती है वो 1 से 7 साल के बालकों में होती है। और तीसरी जो अवस्था होती है वो 7 साल से जितने भी वर्ष आगे, जितने भी मतलब कि लाइफ टाइम तक जितने भी आपके वर्ष होते हैं, आप 50 साल जीते हैं, जो भी जीते हैं वो इतना होता है, ठीक है। तो संक्रियात्मक या जिसे हम क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ये अवस्था जो होती है इसकी अवधि में क्या होता है, बालक के पास शाब्दिक भाषा का जो होता है पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। इसमें शाब्दिक भाई अब आप खुद ही सोचिए कि अगर जन्म से 1 साल का बच्चा क्या बोल पाएगा। वो क्या करता है, वो अपनी किसी भी बात को, अपने सुख को, अपने दुख को कैसे प्रकट करता है, पैर पटक कर, रो कर, मुस्कुरा कर, इस तरीके से व्यक्त करता है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था में क्या होता है, इसमें जेरोम ब्रूनर ने बताया कि ये जो होती है ये संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था होती है, जिसमें बालक किसी वस्तु के बारे में तभी चिंतन कर सकता है जब वस्तु उसकी आंखों के सामने असली रूप में उपस्थित होती है। जैसे आप किसी बालक को मान लो एक दूध की शीशी की बोतल रखी है, ठीक है। तो दूध की जो बोतल रखी होती है, दूध की जो शीशी रखी होती है, उसको देखकर बालक का जो है जीभ चलाना, ठीक है, कि दूध की शीशी देखते ही वो रोने लगता है। वैसे भले ना भूख लगे, लेकिन जैसे ही दूध की शीशी देखता है रोने लगता है। अब बालक को खिला रहे और उसकी माँ एकदम से सामने आ गई, तो वो क्या करता है, अपनी माँ को देखकर रोने लगता है कि मैं माँ के पास जाऊँगा। इस तरीके से मतलब पहले से उसको उस वस्तु के बारे में कोई चिंता नहीं होता। जैसे ही वो उस वस्तु को देख लेता है, उसके सामने वो वस्तु असली रूप में उपस्थित हो जाती है, तो बस वो उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। अगला है जो आपका वो संकेतात्मक अवस्था, ठीक है। और प्रतिबिंबात्मक अवस्था में क्या होता है, संकेतात्मक अवस्था में क्या होता है, या हम इसे प्रतीकात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया गया कि इस चरण में एक बालक ये समझ जाता है कि कुछ वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख पाना या प्रकट कर पाना संभव नहीं है, इसलिए वो सुविधा की दृष्टि से उनको क्या करते हैं, प्रतीकों या संकेतों के काम चला लेते हैं। कैसे, जैसे भूगोल की कक्षा में आप, जैसे कोई शिक्षक क्या होता है, मान लो भूगोल की कक्षा में कोई शिक्षक किसी भी प्रयोग किया गया, जैसे ग्लोब है, जैसे वास्तविक पृथ्वी जब नहीं होती, आप ग्लोब में आप पृथ्वी को बताना चाहते हैं, तो आप पृथ्वी को तो उठाकर ले नहीं आएंगे, तो क्या करते हैं, ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी के बारे में बच्चों को बताते हैं। यह वास्तविक पृथ्वी को कक्षा में लाना संभव नहीं है, इसलिए ग्लोब के माध्यम से क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं। तो ये थी आपकी जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर की अवस्थाएं। बौद्धिक क्षमता जो थी कौन कौन सी, जीन पियाजे ने 4 दी थी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, और अगर आप रट्टा नहीं मार पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्नों की जो वीडियो मैंने बनाई है पहले से ही राजन सीरीज़ की, वो ज़रूर देख लीजिएगा। राजन सीरीज़ या पवन सीरीज़ की जो भी बनाई है, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें बहुत बार ये प्रश्न आया है, बहुत बार इसको रिवाइज़ कराया है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी।
अगला है ब्रूनर की बौद्धिक अवस्था, ये 3 भागों में विभाजित की गई, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। ठीक है। अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ बताइए। केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय होता है प्रदत्तों की जटिलता को काम करने के लिए तथा उन्हें तुलना योग बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उन विभिन्न तथ्यों को एक अंक में काम करके तुलना की जाती है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगला है अनुकरण द्वारा सीखने से आपका क्या आशा है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। ठीक है, किसी लिखी हुई वस्तु का नकल करके सीखना। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में छात्र अपने शिक्षकों का अनुकरण करते हैं। जैसे कि एक टीचर क्या होता है, एक टीचर, या आप भी कभी टीचर बनेंगे, आप टीचर हैं मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आप जब जाएंगे पढ़ाएंगे, जब प्राइमरी के टीचर बनेंगे तो क्या करेंगे, आप देखते हैं आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाते हैं और बच्चे उसे नकल करके उतारते जाते हैं। आपने ऐसे देखा होगा, आप खुद ही पढ़ चुके हैं। तो वही कहा गया है कि दूसरे की नकल करके सीखना। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान क्या होता है, नकल करके सीखना या अनुकरण द्वारा सीखना। तो विद्यालय में छात्र अपने शिक्षकों का अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण से तात्पर्य है दूसरे की नकल करके सीखना। मैकडूगल के अनुसार कहा गया है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करके सीखना ही क्या कहता है, अनुकरण कहलाता है। एक शिक्षक ही क्या, बल्कि आप बच्चे जब छोटे होते हैं तो देखते हैं कि जब पापा सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, ब्रश में टूथपेस्ट लगाते हैं और फिर उसको रगड़ते हैं दांतों में, तो बच्चे वही नकल करके सीखते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि पापा जब खाना खाते हैं तो हाथ धोते हैं अच्छे से, मम्मी जब खाना खाती तो हाथ अच्छे से धोती हैं, तो पहले बच्चे हैंड वॉश करते हैं उसके बाद खाना खाते हैं। ठीक है, तो कई सारी आदतें होती हैं जो बच्चे अपने परिवार से भी सीखते हैं और अपने शिक्षक के द्वारा सीखते हैं। यानी दूसरों को देखकर जो सीखना या दूसरों को नकल करके जो सीखना, जो वो क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अनुकरण क्या है। तो जो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ ताकि आप भूलें ना, और ये 2016 और 17 में पूछा गया, हो सकता है आपके भी पेपर में आ जाए। अगला प्रश्न है, हरलॉक के अनुसार विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो हरलॉक के अनुसार विकास की अगर हम अवस्थाएं पढ़ते हैं तो चलिए पढ़ते हैं। क्या है, गर्भकालीन अवस्था, गर्भधान से जन्म तक, यानी गर्भकालीन अवस्था का मतलब होता है गर्भधान, यानी बच्चा जब गर्भ में होता है तब से लेकर जन्म तक की अवस्था को हम गर्भकालीन अवस्था इन्होंने बताया है। फिर इन्होंने शैशवावस्था बताया जो जन्म से 2 सप्ताह बताया है। और इस बात पर बहुत ज़्यादा अभी टेट के पेपर में आपने सुना होगा, 0 से 2 वर्ष एक आया था। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष एक अवस्था आई थी, और एक 6 से 0 से 6 वर्ष एक अवस्था होती है। ठीक है, शैशवावस्था जो होती है एक जन्म से 2 वर्ष होती है या 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, और एक होती है जन्म से 6 वर्ष या 0 से 6 वर्ष होती है। ठीक है, तो इस पे कई ज़्यादा उस पर क्या कॉमन नंबर भी मिला है। ठीक है, तो गर्भावस्था, गर्भकालीन अवस्था, गर्भ से जन्म तक की अवस्था, इन्होंने शैशवावस्था को केवल जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था बताई है। 2 सप्ताह तक की अवस्था बताइए। बचपनावस्था इन्होंने कहा है तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक कहा है। उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक कहा है। वह संधि इन्होंने 12 वर्ष से 13-14 वर्ष तक का है। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक का है। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक का है। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक का है। मध्यावस्था इन्होंने 41 से 8 वर्ष तक का है। और वृद्धावस्था इन्होंने 60 वर्ष के बाद तक की, यानी जब तक की जन्म है तब तक की अवस्था। तो ये हरलॉक की जो अवस्थाएं हैं बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पेपर में आएगी तो ये वाली पूछी जाती है कि शैशवावस्था के बारे में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि इनके अनुसार जो शैशवावस्था है वो जन्म से 2 वर्ष सप्ताह की अवस्था होती है। बाकी अगर आपकी जो अवस्थाएं हैं वही 0 से 6 वर्ष वाली शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ये आपकी नहीं पूछी जाती, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मत पढ़िएगा क्योंकि ये हो सकता है ये पूछ ली जाए। वैसे तो आपकी केवल 3 ही अवस्थाएं पूछी जाती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, वर्णन कीजिए। तो बालक को के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं, जैसे कि परिवार हो गया, परिवार, बालक की आर्थिक दशा, अध्यापक, बालक का स्वास्थ्य। ठीक है, जैसे परिवार, कैसे परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। आपको पता है बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। उसके बाद उसकी जो दूसरी सीखने की जो अवस्था होती है, वो जो पाठशाला होती है, वो विद्यालय होती है। तो बालक परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है, यानी बालक परिवार के सदस्यों की नकल कर करके सीखता है कि कैसे कौन सोता है, कैसे हाथ धुलते हैं, कैसे मुंह धुलते हैं, कैसे नहाते हैं, कब उठते हैं। ठीक है, जिन परिवार में झगड़े होते हैं उस परिवार के बालक संवेगात्मक रूप से उत्तेजित रहते हैं। ठीक है,
अगला है बालक की आर्थिक दशा। यदि बालक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वह बालक अपने आप में ही हीन भावना का समावेश कर लेता है। नेक्स्ट है अध्यापक। शिक्षक का भी बालक के संवेगात्मक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि अध्यापक अधिक क्रोधित होकर बोलता है तो बालक भी उनका अनुकरण करता है। नेक्स्ट है बालक का स्वास्थ्य। स्वस्थ बालकों के संवेगात्मक विकास में स्थिरता होती है। अस्वस्थ बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण कम रख पाते हैं और वे क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल निर्देशन का महत्व बताइए। तो बाल निर्देशन की निम्न महत्व हैं। बाल निर्देशन से शिक्षकों को बालकों की क्षमताओं की जानकारी मिलती है। बाल निर्देशन के माध्यम से शिक्षकों को बालकों की रुचियों की जानकारी मिलती है। बाल निर्देशन के माध्यम से बालकों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकता है। बाल निर्देश की सहायता से शिक्षक बालकों को अनुशासित ढंग से रख सकता है। तो ये बाल निर्देश की विशेषताएं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सीखने सिखाने तथा विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण में योगदान स्पष्ट कीजिए। 2019 में पूछा गया है। ये भी कहा गया है कि सीखने में समुदाय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सीखने में समुदाय के क्या क्या महत्व होते हैं। तो समुदाय बालकों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। समुदाय बालक के शारीरिक विकास पर समुचित ध्यान देता है। समुदाय संयोग से विद्यालय का वातावरण अच्छा बना रहता है। समुदाय में बालक को आत्म प्रकाशन तथा आत्म विश्लेषण का अवसर मिलता है। तो ये आपकी 4 विशेषताएं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समुदाय बालकों में नैतिक मूल्यों को विकसित करता है। समुदाय बालकों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। समुदाय बालक के शारीरिक मूल्यों को विकसित करता है। समुदाय के सहयोग से विद्यालय का वातावरण अच्छा बना रहता है। और समुदाय में बालक को आत्म प्रकाशन तथा आत्म विश्लेषण का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल विकास के संदर्भ में सामाजिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है। तो बाल विकास के संदर्भ में ये 2015 में पूछा गया है। बाल विकास के संदर्भ में सामाजिक और मानसिक विकास का क्या तात्पर्य है। तो मानसिक विकास का अर्थ होता है बालक का सामाजिकरण परिवार में ही आरंभ होता है। यानी बालक का जो सामाजिकरण होता है वो एक परिवार से ही शुरू होता है। परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करते हैं बालक भी वैसे व्यवहार का अनुकरण करता है। यानी परिवार के सदस्य, देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, गाली सीख जाते हैं, सब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में ऐसे लोग होते हैं। कुछ परिवार में बहुत अच्छे लोग होते हैं, माता पिता अच्छे से बच्चों को ढंग से वो करते हैं, तो वैसे ही वो बच्चे सीखते हैं। बच्चे सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखते हैं, इसलिए परिवार का तौर तरीका सही होना चाहिए। अगला, बालक में सामाजिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है। बालक में सामाजिक विकास के लिए बालक के माता पिता की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का वातावरण, माता पिता का दृष्टिकोण आदि अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। यहाँ पर जो मानसिक विकास लिखा है ये गलत लिखा है। यहाँ पर आप बालक का सामाजिक विकास लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मानसिक विकास लिखा है ये गलत है, यहाँ पर सामाजिक विकास का अर्थ लिखना चाहिए। अगला है सृजनात्मकता क्या है। बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। तो सृजनात्मकता से आशय क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ये रट्टा मान लीजिएगा, बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। बालकों में सृजनात्मकता का विकास कैसे होता है। बालकों में सृजनात्मकता का मतलब ही क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आपको पता है, ये नहीं आता होगा। सृजनात्मक का मतलब होता है किसी नई चीज़ को क्या करना है, किसी नवीन ज्ञान होना है, ठीक है। कोई नया ज्ञान होना है या किसी नई चीज़ को उत्पन्न करना ही सृजनात्मकता कहलाती है। या कोई नई आदत उत्पन्न करना क्या कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के हेतु आवश्यक है कि उनके शिक्षक भी सृजनात्मक प्रवृत्ति के हों। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अध्यापक साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में अलग अलग सृजनात्मक कार्य प्रस्तुत करके, यानी नए नए सृजनात्मक कार्य को, नए नए तरीके से कार्यों को करा करके, नए नए प्रैक्टिकल करा करके छात्रों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने में समर्थन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता को परिभाषित कीजिए तथा परिपक्वता पर टिप्पणी लिखें। तो परिपक्वता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें वह शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, यानी कि 25 वर्ष की आयु परिपक्वता की आयु मानी जाती है। परिपक्वता मतलब होता है कि बिल्कुल मेंटेन हो जाना, ठीक है। आप शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, संवेगात्मक विकास से सभी तरीके से एकदम मेंटेन हो जाना, ठीक है। मतलब आप 25 साल की उम्र के हो गए, यानी कि आपके अंदर अब आप क्या हो गई, हर चीज़ की समझ भी हो गई, आपको जितना बढ़ना था बढ़ गए, आपका जितना शारीरिक विकास होना था हो गया, जितना मानसिक विकास होना था हो गया, यानी सभी तरीके से आप परिपक्व हो गए, उन्हें हम परिपक्वता कहते हैं। इस अवधि में शरीर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है।
बोरिंग के अनुसार परिपक्वता गौण विकास है जिनका अस्तित्व सीखी जाने वाली क्रिया या व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। तो सीखने में परिपक्वता का योगदान परिपक्वता प्राप्त होने की संभावित रूप से व्यक्ति की समझ का विकास हो जाता है और यह शीघ्र सीख जाता है। परिपक्वता का मतलब क्या होता है, फिर से मैं बता दूं। परिपक्वता का मतलब होता है कि शरीर और मस्तिष्क का पूरी तरीके से विकास हो जाना। आपका परिपक्व, आप 25 साल की उम्र में आपके शरीर का विकास हो जाता है, जितना होना था हो जाता है। आपके मानसिक विकास जितना होना है हो जाता है, तो उसी को हम परिपक्वता कहते हैं। तो आज इतने ही 20 प्रश्न रखते हैं, बाकी कल कराते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं भी थक गई हूँ। बाकी ये सारे प्रश्न आपको कल कराते हैं। कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं इसी तरीके से डेली आपकी रिवीजन कराती रहूँगी। और अब आप बाल विकास यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पर फोकस दीजिए, क्योंकि पेपर का टाइम बहुत कम है। अब आप संस्कृत विज्ञान एकदम बंद कर दीजिए और फोकस जो करिए वो आप फर्स्ट और सेकंड पेपर का करिए, क्योंकि ये 50 नंबर के आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो आप इस पर फोकस करिए, ये ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस टाइम। और जितना आप इसको रट्टा मार सकते हैं रट्टा मार लीजिए। और अगर आपने मेरी अति लघुत्तरीय बहुविकल्पी राजन सीरीज़ या पवन सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और आज ही आप बहुविकल्पी प्रश्नों को और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़िए। अगर आपको याद नहीं हो गया तो मुझे मैसेज करके बताइएगा कि हाँ मैम मुझे याद नहीं हुआ। आपको तुरंत याद होगा। देखिए इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया, आप खुद ही उस पर लिखेंगे कि हाँ। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कितना भी मैं कहती हूँ आप लोग कमेंट्स नहीं करते। कमेंट से मुझे क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि आपको समझ में आया कि नहीं। जो चीज़ इसमें आपको समझ में नहीं आई है इस वीडियो में, उसको भी कमेंट्स करिएगा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।